अच्छा। मैं पिछले 8-10 साल से बजट को उस तरीके से स्टडी करता भी नहीं हूँ, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने एक नया परिपाटी दी है कि बोलो कुछ और, करो कुछ और, बताओ कुछ और, दिखाओ कुछ और। तो जो बातें कही जाती हैं वो धरातल पर उतरे इसकी गारंटी नहीं है, और वस्तुतः वो नहीं उतरती हैं। बजटों में जो पैसा एलोकेशन होता है बहुत सारे विभागों में, उसमें से बहुत सारा पैसा वापस जाता है, या ये उनके नियत मतलब ये जानबूझकर किया जाता है कि वो पैसा खर्च करना ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, सिर्फ आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। बैक टू बैक हमारे एपिसोड आते जा रहे हैं और आज हमारा 18वां एपिसोड है। और मैं आपको बता दूं, आज जो हमारा एपिसोड है वो आम आदमी पार्टी, जो तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है, जो 2014 में पार्टी बनी, लेकिन आज ऐसी स्थिति में फंस गई है ईडी सीबीआई में। तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जो आज जेल में पड़े हैं, आज उसके बारे में हम विशेष चर्चा करें। विषय के लिए आज हमारी जो गेस्ट हैं वो आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मथुरा से, और वो पहले भी आपको बता दूं नगर निगम का चुनाव लड़ चुके हैं, मेयर प्रत्याशी का। 2024 के बारे में विशेष रूप से हमारी वार्तालाप होगी इनके साथ में। मैं इतना जानना चाहता हूं कि आज ईडी सीबीआई आज आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, आपके केजरीवाल जी के आज दिन उनको पेशी करनी पड़ती है। तो अभी विशेष एक उनकी पेशी की गई थी और वो उनके सामने नहीं आए। आपका क्या विचार है उसके बारे में? इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम श्री नरेंद्र मोदी जी के और ईडी और सीबीआई के कि वो हमें लाइमलाइट में ला रहे हैं। देखिए, राजनीति में बहुत ही स्पष्ट है, जिससे जितना ज्यादा आप डरते हो उस पर उतना ज्यादा फोकस करते हो। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी जी, भाजपा आज की तारीख में सबसे ज्यादा जिससे डरे हुए हैं वो आम आदमी पार्टी। उन्हें पता है ये देश का भविष्य है, तो हमारी संभावना को नष्ट करने के लिए, लोगों की नज़र में हमें बदनाम करने के लिए जो जो कृत्य वो कर सकते हैं सब करेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है। अच्छा। 40 से अधिक जांचें ऑलरेडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ हो चुकी हैं। शायद ही कोई ऐसा कोई कार्यक्रम हो, ऐसी कोई योजना हो, ऐसी कोई खरीद हो दिल्ली सरकार ने जो की हो जिसकी जांच नहीं हुई हो। सबकी जांच होती है, बहुत पहले से 9 साल से हम ये सब देखते आ रहे हैं। अब ये सब थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने जा रहा है, तो उन्हें बोलने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। बदनाम करने का कृत्य है ये शुद्ध रूप से। तो क्यों धीरे धीरे एक के बाद आपके पत्ते खुलते जा रहे हैं? दारू को लेकर के, आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, स्कूल की पढ़ाई को लेकर के, स्कूल की सीटों को लेकर के, स्कूल के कमरों को लेकर के। देखिए, ये इस समय भारत का दुर्भाग्य है कि ये जो देश है वो व्यक्तिगत स्वार्थ से, व्यक्तिगत द्वेष से चल रहा है। दुर्भाग्य। एक सिस्टम हो, जैसे कि तो शराब के ठेके के बारे में बोलता हूँ। शराब के लिए जो सबसे पहला इनका एफआईआर थी, जो सबसे बड़ा आरोप था कि हमने 180 करोड़ रुपए या 160 करोड़ रुपए हैं वो शराब ठेकेदारों के माफ कर दिए उस समय के, जिस समय कोरोना काल में बंद थी। अच्छा। तो या तो ये नियम के तहत है कि भाई जिस किसी ने भी, सरकार ने, जिस किसी विभाग ने कोरोना काल में टैक्सों में छूट दी है, उनको रीइंबर्स किया है, माफ किया, उन सबकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। जांच तो देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी की चल रही है। उसके बगल में हरियाणा भी है। अच्छा। हरियाणा ने भी उसी समय काल के, शराब की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे किसी व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूँ, शराब के ठेकों का जो उस समय का टैक्स था वो रीइंबर्स किया था ठेकेदारों को। उनकी तो जांच नहीं चल रही है। उन्होंने अच्छी मंशा से किया था, हमने घोटाले की मंशा से किया था, ऐसा वो कह रहे हैं। भाई उसी समय एमपी ने भी किया था, उसी समय महाराष्ट्र ने भी किया था। क्या आपको एक ज्ञात है कि देश की कितनी सरकारों ने शराब के ठेकेदारों का टैक्स उस समय का माफ किया था जब उनकी दुकानें बंद थी? अगर जांच होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए ना, किसी एक की थोड़ी ना होनी चाहिए। सिर्फ हमारी ही सरकार की जांच हो रही है और तो देश में किसी सरकार की जांच नहीं हो रही है, जबकि अन्य सरकारों ने भी, सिर्फ शराब की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे किसी मंत्रालयों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी दूसरे मंत्रालयों में भी ये सब हुआ है। सिर्फ शराब के ही
जो रेवेन्यू है, एक्साइज है, उसको छूट दी है बहुत सारी राज्य सरकारों ने, लेकिन उनमें से किसी की जांच नहीं हो रही। यही इसी से साबित होता है कि ये द्वेष की राजनीति है, बदनाम करने की राजनीति है। मतलब आप ये मानते हैं कि बीजेपी की व्यक्तिगत लड़ाई आम आदमी पार्टी मानने की बात ही नहीं, जग जाहिर सी बात है। आप खुद सोचे ना, आप सुप्रीम कोर्ट में 7 साल केस चला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य सरकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को ट्रांसफर का, पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार ने क्या किया? अच्छा, इसका विधेयक ला दिया लोकसभा विधान में, राज्यसभा में, और इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का को पलट दिया विधेयक लाके। अच्छा, आज की तारीख में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग का जो अधिकार है वो एलजी के पास है, मुख्यमंत्री के पास नहीं है। क्या पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश है? अब जो आपने अभी भी बात कहा था कि जो मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाला जांच की बात हो रही है, दवाई के लिए नहीं, जांच के लिए बात हो रही है। सौरभ भारद्वाज जी ने उसका स्पष्टीकरण दिया। अगर आप कर्मचारी की जांच करा रहे हो तो उसकी जांच से प्रदेश सरकार का क्या लेना देना है? उसकी जांच तो एलजी की जांच है। आखिर में पोस्टिंग करने का अधिकार आपको है, हम तो सिर्फ पॉलिसी बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। जब आपके पास पोस्टिंग का, ट्रांसफर का अधिकार ही नहीं होगा तो आप लोगों से काम कैसे कराएंगे? इतनी विकट स्थिति में भी, जबकि हमारे हर एक फैसले में टांग अड़ाई जाती है, उसके बावजूद भी सफलता से हम लोगों को सहूलियतें दे रहे हैं, उसका दिल्ली में उदाहरण है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, जितनी भी आपने बातें कही, कि कभी कभार केजरीवाल जी हाथ ऊपर ऊपर करके आरोप लगाते हैं। मैं कुछ चुनिंदा नाम बताऊंगा। अरुण जेटली हो गए, मनीष तिवारी जी हो गए, कपिल सिब्बल जी हो गए। और जब उनके खिलाफ में मानहानि का केस किया गया तो केजरीवाल जी ने जो जितने भी केस किए गए उनके ऊपर वो विड्रॉ कर लिए, और उन्होंने बाकायदा लिखित रूप में, रजिस्टर रूप में कोर्ट से माफी मांगी है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे, प्रवीण भारद्वाज के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो अभी तक आपने पूरे देश की मीडिया में या राजनीतिक दलों को कहते हुए नहीं सुना होगा। हाँ। किसी भी देश के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो न्याय व्यवस्था है। भारत की न्याय व्यवस्था क्या है? 5 करोड़ केस तो पेंडिंग है न्यायालयों में। 5 करोड़ ही पेंडिंग है केस, तहसीलदार से लेकर डीएम तक 10 करोड़ पेंडिंग है। नए कोई केस ना दर्ज हो तो भी इनके निपटारे होने में 300 साल लगने वाले हैं। 300 साल में ये निपटेंगे। अच्छा, है ना? बहुत पहले फिल्म आई थी 25 साल पहले, दामिनी, 30 साल हो गए होंगे। उसमें सनी देओल जी का एक बहुत फेमस डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इन सब का लोग इसलिए सामने ही नहीं आते हैं, कंप्लेंट दर्ज नहीं कराते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि कोर्ट में कुछ होना नहीं है। जहां ये व्यवस्था हो तो इसका फायदा कौन उठाएगा? हर असामाजिक तत्व के लिए स्वर्ग बना हुआ है देश। मेरा सवाल सिर्फ मैं उसी से मैं बात कह रहा हूँ, उसी से संबंधित बात है ये, है ना? अन्ना हजारे जी ने 20 साल पहले ये बात कहा था, उनके ऊपर इसका मुकदमा भी चल रहा था और उन्हें सजा भी हुई थी। उन्होंने एक उदाहरण से इसको समझाया था कि उस समय 20 साल पहले की बात कही थी कि कोई भी शायद ही ऐसा भारत का नागरिक हो जिसने ट्रेन में चलते हुए टीटी को कुछ ना कुछ पैसा ना दिया हो या अन्य किसी विभाग में जाकर रिश्वत ना दी हो। सबको पता है। क्या वो साबित कर सकता है? आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, लेकिन क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? जिस देश में न्याय की व्यवस्था इतनी लचर हो, इतना डिले, मतलब दिन का काम सालों में होने वाली हो, तो उस देश में कुछ भी आपराधिक कृत्य को साबित करना बहुत ही असंभव काम है। आपने सवाल के बारे में बिल्कुल सही टिप्पणी की, लेकिन मेरा डायरेक्ट सवाल ये था कि केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद में उन पर केस किया जाता है, तो वो केस को विड्रॉ क्यों कर लेते हैं? वही बात कर रहा हूँ, चारा क्या है आपके पास? अच्छा, क्या न्यायालय से 10 साल में, 20 साल में तो फैसले मतलब हो रहे हैं? केजरीवाल झूठा आरोप लगाते हैं? केजरीवाल जी झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो फिर केस विड्रॉ क्यों किया? न्याय व्यवस्था से ही तो साबित होगा। मान लीजिए हमारे ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, कई सारे हमारे ऊपर जांचें भी चल रही है, न्यायालय में केस भी चल रहे हैं। ये तो फिर न्यायालय का उल्लंघन हुआ ना? न्यायालय का क्यों उल्लंघन हुआ? ऐसे तो कोई बात ही नहीं करेगा। मौन धारण कर लेना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि जब तक साबित ना हो, मैंने आपको आरोप लगाया, जब जो फिर वो माफी मांग रहे हैं रजिस्टर रूप में। क्या चाह रहा है आपके पास? अगर एफआईआर दर्ज हो और उसका जब तक न्यायालय से कोई फैसला ना आ जाए, जब तक तो सब निर्दोष हैं। अच्छा, समझ रहे ना? अगर जांच हो रही हो और उसका एक समय सीमा के अंदर फैसला आ रहा हो, तब आप इस तरीके से अगर हम बात कर लें, पूरे देश को मौन धारण करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप हर चीज को तो साबित कर नहीं सकते हैं, और साबित करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो प्रक्रिया क्या है, कितनी सुस्त है, आपको पता ही है। मेरा जो सवाल है, 2014 में जब आम आदमी पार्टी जिस
करप्शन के खिलाफ लड़ रही थी, जिन नेताओं के खिलाफ लड़ रही थी, जिस पार्टी के खिलाफ वो बगावत करती थी, आज वो उन्हीं के साथ में, उन्हीं की गोद में बैठी हुई है। देखिए, किसी के गोद में बैठे हुए नहीं है, ना हमने कोई कांग्रेस के साथ विलय किया है, ना हमने उनकी नीतियों को स्वीकारा है, ना हम उनका बचाव कर रहे हैं। पहली बात, अभी जो अलायंस है वो मुख्य रूप से विरोधी वोट ना बटे इसके लिए, अच्छा, बीजेपी के खिलाफ एक प्रत्याशी देने का अलायंस है ये कोई पार्टी हमने कोई हथियार नहीं डाले हैं, ना हमने कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार किया है, ना हम उनके साथ विलय कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो नीति रीति वही रहने वाली है। ये समझ लिया आपातकालीन परिस्थिति में, संकट में उठाया हुआ कदम है। तो हम सिर्फ विपक्ष में एक प्रत्याशी देना चाहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट ना बटे, इससे आगे ये अलायंस नहीं है। तो आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो फिर केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ जाके ये क्यों कह के आते हैं कि भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट आदमी कोई बिल्कुल, नहीं हम है? विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और जो सरकार में रहेगा उसी का आलोचना की जो जाएगी। आपकी मतलब कमिटेड हो गए हो? नहीं, कमिटेड नहीं। देखिए, हम लोकसभा के लिए अलायंस है, सिर्फ लोकसभा के लिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो कहा था विधानसभा के चुनाव में कहा था, और वो कोई ऐसी बात नहीं की थी, वो साबित भी हो गया। उनकी सरकार को 5 साल में लोगों ने नहीं, नाम बदल नहीं दिया। लेते, ये कहते थे मौजूदा सरकार करप्ट है। एक ही बात है, नाम लेके कह दिया, नहीं लेके कह दिया। जो व्यवस्था है उसके खिलाफ अगर आप आरोप लगा रहे हो या कोई तथ्य बता रहे हो, तो उसका जो लीडर है उसका तो नाम आपको लें या ना लें वो तो ऑब्वियस है, उसी के खिलाफ कहा जा रहा है। ठीक। सवाल था कि अभी मैं प्रशांत किशोर जी का मैंने 1 घंटे का एपिसोड देखा, तो उसमें जब प्रशांत किशोर जी ने एक विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी की मदद करी थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला कि मैंने तमाम पार्टियों के साथ में काम किया, टीएमसी में, बीएसपी में और डीएमके में, और लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एक इंस्टीट्यूशनल और एक जो रूट मैप होना चाहिए था, वो रूट मैप नहीं है। क्या कारण है? और फिर भी केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और सबसे बढ़ने वाली, तेज गति से बढ़ने वाली पार्टी है। तो क्या केजरीवाल पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल और एक रूट मैप नहीं तैयार कर पा रहे? देखिए, पहली बात तो ये जो प्रशांत किशोर जी का जो बयान है, मैं उसे सहमत या असहमत हुए बिना, ये उनका निजी बयान है, और ये उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा होगा। नहीं, इतने बड़े तथ्य भी कहा होगा, मैं कह रहा हूँ तथ्यात्मक बात हो सकती है, लेकिन मैं उस लेवल पे पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं वो टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, हम आज की तारीख में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो केंद्रीय नेतृत्व उसके बारे में विचार करे, और अगर हमारी संगठनात्मक रूप से हम उतने सुदृढ़ नहीं है और हमारी कमी है तो हमें सुधारना चाहिए। अच्छा। और सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि केजरीवाल लिखे तो हैं, नहीं पढ़े तो हैं, लेकिन लिखे नहीं है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं की जो आप बात कर रहे हैं, सुधांशु जी तो बहुत ही सभ्य लोगों में से हैं, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी में प्रवक्ता जिस तरीके से चुने जा रहे हैं, उनकी खासियत ही ये है कि वो लोग बदतमीजी से बात करते हैं, तथ्यों से परे बात करते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं और लोगों को पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। उनके बात के लिए मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। तो आज क्या कारण है कि तीनों लोगों को बिल नहीं मिल पा रही है? संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। देखिए, पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, टीपी ऑफ डिबेट में भी देखते होंगे। अभी ये जो कानून है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, इस कानून में 2019 में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये है कि इसमें जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको खुद को निर्दोष साबित करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो जज इसमें जमानत लेने वाले हैं उन्हें जमानत लेते समय ही ये सुनिश्चित करना है कि ये आदमी निर्दोष है। 2 बात। अब मैं सिसोदिया जी के मामले में आपसे कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, जिन्होंने उन्हें 6 महीने प्लस 3 महीने का टाइम दिया है कोर्ट को कि 9 महीने में आप मुकदमे की सुनवाई करें। वजह, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो जमानत देते तो उन्हें जमानत के समय ही ये सुनिश्चित करना है कि ये आदमी निर्दोष है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 50,000 पन्नों की चार्जशीट है, 50,000 पन्ने की चार्जशीट पढ़नी पड़ेगी, 550 गवाह हैं, 550 की गवाही लेनी पड़ेगी सिर्फ जमानत देते समय। तो ये कितने महीने लगेंगे, इसमें कितने साल लगेंगे? ये कानून में जो बदलाव किए गए जानकर पूछकर लोगों को तंग करने के लिए किए गए हैं, राजनीतिक मैंडेटर निकालने के लिए किए गए हैं, जिससे जितने लंबे समय तक चाहे सरकार किसी को प्रताड़ित कर सके। उदाहरण के समझा रहा हूँ। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग? जी। अच्छा। दूसरी बात, मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ।
हमारे इतने सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को फांसी लगाई गई, उम्र कैद की सजाएं दी गई, काला पानी की सजाएं भी दी गई, वो सब कोर्ट में ही फैसले हुआ करते थे। अच्छा। क्या हम भारतीय उस व्यवस्था से सहमत हैं? वो कोई ऐसा तो नहीं भगत सिंह जी को फांसी किसी ने वायसराय ने मुंह से बोल दिया और हो गई। अच्छा। कोर्ट में मुकदमा चला था। क्या हम उस फैसले से सहमत हैं? हम उस प्रक्रिया से हम सहमत नहीं है। अच्छा। हम जानते हैं कि वो निर्णय पहले किए गए थे, वो प्रक्रिया सिर्फ दिखावा थी। अच्छा। ये मैं बार बार हर किसी से कहता हूँ, जनता के लिए, कि अगर आप किसी एक पार्टी को, एक व्यक्ति को इतना अधिक शक्तिशाली बना देंगे तो वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा, और वो सब चीजें स्पष्टता से देखने में आ रही हैं। तो आप ये मानते हो बीजेपी शक्तिशाली पार्टी है? आज की तारीख में है। लेकिन जो 60 साल पहले जो राज्य किया था वो शक्तिशाली पार्टी नहीं थी? वो भी थी, उस समय था उनका। अच्छा। आपको चाय पसंद है कॉफी? कुछ भी पी लेता हूँ। शब्द कह रहा था कि अभी जोर तोड़ से तमाम मीडिया पे चल रहा है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा, तो हमारे भारत को विकसित होने में कितनी दूर है और कितने करीब है? देखिए, बहुत जैसे सैकड़ों शगुफे छोड़े जा चुके हैं अच्छा। मोदी जी द्वारा, अच्छा। वैसे ये भी एक शगुफा है। उनकी टैक्टिस है ये, सिगुफा। अच्छा। एक सपना दिखाओ, अच्छा। वो टूटे, उससे पहले दूसरा बड़ा सपना, उससे पहले फिर तीसरा बड़ा सपना, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना। आदमी को स्वप्न लोक से निकलने मत दो। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, इस देश की सच्चाई क्या है। जहाँ हम खड़े हैं उसी से तो तय होगा विकसित होने के लिए जो यात्रा वो कितनी लंबी होगी, पहली बात। और अभी इन्होंने टारगेट रखा 25 साल का, 2047 का। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि 25 साल इतना बड़ा समय होता है कि हम विकासशील से विकसित बन सकते हैं। पूरा देश की स्थिति बदली जा सकती है 25 साल में। मान इस कृत्य से ही साबित हो रहा है। पिछले 25 साल में चले जाए, इन पिछले 25 साल में 15 साल राज रहा है बीजेपी का, 10 साल है कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रतिशत निकाल लें किसकी वजह ज्यादा कम हुआ है। जो भी अच्छाई बुराई है उसका ठीक है, किसके सर फोड़ा जाना चाहिए। अच्छा। बुराई सारी एक व्यक्ति के सर फोड़ी जाती है, अच्छाई सारी खुद के ली जाती है, और पता नहीं कहाँ के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। अब मैं वस्तु स्थिति, मेरी बात दूसरी जगह ले गया, मैं माफी चाहूंगा। अच्छा। वस्तु स्थिति आपको बता रहा हूँ मैं। हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं, आप नबी सुनते होंगे, और वो सब रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती है। उनकी अगर रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी पैरामीटर्स है उस पे हम कहाँ हैं, हमें लेके नहीं आया। वर्ल्ड करप्शन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत पहले 83 स्थान पे था, अब वो 95 स्थान पर है। में हर जगह हम पिछड़ रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे हैं। हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर है, इतने में से शायद 125 में से नहीं है। इसी तरीके से जो भी अच्छे पैरामीटर है उसमें हम एवरेज से पीछे हैं। पीछे के देशों में से हैं, हम बीच में भी नहीं है। और हमसे अच्छी स्थिति श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान की है। अच्छा। दूसरी बात, 90% परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है। किसानों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। किसान की आय कृषि से 2700 रुपये प्रतिदिन है मात्र। एडवर्टाइजमेंट क्या देख रहे टीवी पे आप, कोई नहीं रहेगा भूखा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं, ये वस्तु स्थिति है। इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। अगर उन्हें अनाज ना दिया जाए सरकार के द्वारा तो भूखा रहना पड़ सकता है। यहाँ खड़े हुए हम। अच्छा। बात कर रहे हैं विकसित होने की, सिर्फ शगुफा है। दूसरी बात, अगर आप देखें गरीब आदमी की क्या स्थिति है। कल ही न्यूज में आ रहा था, अभी अतिक्रमण हटाने के नाम पे उनके दुकानें, जो सबसे कमजोर है उसको प्रताड़ित किया जाता है। अभी हम, अच्छी बात है, हम विकसित, हमें अंतोगत होना ही है। लेकिन जैसे मैंने न्याय व्यवस्था में सुधार की बात किया, सबसे बड़ा अवरोध क्या है किसी भी राष्ट्र के विकसित होने में? भारत की बात नहीं हो रही है, किसी भी राष्ट्र के विकसित होने में सबसे बड़ा अवरोध है भ्रष्टाचार। हमारी भ्रष्टाचार की तरफ के लिए जो लड़ाई है वो सिर्फ कॉस्मेटिक है, ऊपर है। वो लड़ाई वास्तविक नहीं है। आज की तारीख में जहां बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है ये। लेकिन आपके केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो 47 की बात करते हैं, हम तो 5 साल में विकसित भारत बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे अगर हम अपनी खामियों को। क्या पैरामीटर्स हैं आपके? देखिए, अगर आप पिछले साल की स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो केंद्र सरकार का बजट लगभग 42 लाख करोड़ का था। अच्छा। और शुरुआत के 10 बड़े राज्यों का जो बजट है वो लगभग 29 लाख करोड़ का है। अच्छा। तो ये लगभग 75 लाख करोड़ रुपया हो गया।
75 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 10 राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खर्च कर रहे हैं। पूरे देश का लगाएंगे तो लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। अच्छा, ठीक। और ये विश्व बैंक तक से रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिसमें से अगर 25 से 30% पैसा कमीशन में खाया जा रहा हो तो कितना बड़ा पैसा होगा। तो हमारा जो लक्ष्य है विकसित बनने का, उसमें व्यवधान क्या है, वो कैसे दूर होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उससे पहले तो हम चीजें कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ शगुफेबाजी हो रही है। दूसरा, निजी प्रचार हो रहा है सरकारी संसाधनों से। अच्छा, तो ये हमेशा करते हैं। ठीक है। एक आप ग्रेट मानते हैं या नहीं मानते, मैं पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर से किसका भला होने वाला है? केजरीवाल जी भी सेम प्रक्रिया कहते हैं, मोदी जी भी सेम प्रक्रिया कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हम सबको राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। सेम प्रतिक्रिया आती है केजरीवाल जी की कि हम भी सबको राम जी के दर्शन कराएंगे। देखिए, अगर आप मानव जाति का इतिहास देखेंगे तो धर्म जितनी भी बड़े हमने इवेंट किए, एक लंबी छलांग मानव सभ्यता में जो सबसे लंबी छलांग है उसको धर्म के तौर पे कहा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले, हाँ जी बिल्कुल, ज्ञान का मतलब, मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूँ। हाँ। ज्ञान को एक से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को समूह में विकसित करने के लिए, परस्पर सहयोग के लिए, सभ्यताओं के विकास में धर्म का जो योगदान है वो मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जितने मानव को इससे ज्यादा लाभ पहुंचाए हो। अच्छा। लेकिन मेरी अपनी निजी राय है, दो जगत होते हैं हमारे लिए। एक हम आंखों से बाहर जो देखते हैं, अच्छा, जो जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, फिजिकल मैटर का जगत है। एक हमारे भीतर है जो इमोशन का जगत है। दोनों दुनिया अलग अलग दुनिया है। अब उसको दूसरी चीज से समझें कि अगर आपको सेब चाहिए तो सेब के पेड़ के नीचे से ही सेब मिलेगा, सेब के पेड़ पे सेब मिलेगा। अमरूद के पेड़ के नीचे खड़े होकर सेब सेब चिल्लाते रहे, सेब नहीं मिलेगा। जिस चीज से एक बहुत बड़े महान, वही मैं बात कर रहा हूँ, माइक महान दार्शनिक, तो उन्होंने कहा जो जिस चीज से लिया जाना चाहिए उसी चीज से वो मिलेगा, उससे अन्य चीज लेने की उम्मीद ना रखें। आपके आंतरिक जगत के लिए, जो आपका मन है, उसके लिए धर्म एक मतलब एक समझ लीजिए आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए, आपको चरित्रवान बनाने के लिए, आत्म नियंत्रण के लिए, आत्म अनुशासन के लिए, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए धर्म बहुत ही आवश्यक चीज है। अच्छा। उससे बाहर दुनिया, जो बाहर जगत की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मूल्यवान योगदान विज्ञान का होता है। दोनों का ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए। धर्म जहाँ तक आपको मदद कर रहा है वहां तक धर्म का सहारा लेना चाहिए। और उसके आगे जब हम बाहर जगत की बात करते हैं तो उसमें मैं मानता हूँ हमें ज्यादा वैज्ञानिक होने की जरूरत है। अच्छा। मेरी निजी राय थी, ये पार्टी से लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम सांस्कृतिक धरोहर है। अच्छा। और वो हर एक जनमानस पे, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, जो भारत में रह रहा है, हमारी दैनिक जीवन चर्या में उनका विशेष महत्व हम सभी जानते हैं। गांव में जाएंगे तो वो सब राम राम करते हैं, और शायद ही उनकी पूरी कहानी है, उससे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, सनातनी हो, जो प्रेरणा ना लेता हो, रोजमर्रा की बातों में जिनकी चर्चा ना करते हो। ठीक। तो राम श्री भव्य मंदिर होना तो मतलब वो तो होना ही चाहिए था। अच्छा। और वो कोर्ट के निर्णय से हुआ है, शांतिप्रिय ढंग से हुआ है, भारत की जनता के सहयोग से हुआ है। ये तो आदर्श बात हुई है। ठीक। 2014 के बाद में बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि भारत की तस्वीर एकदम से बदल गई है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तविकता है कि इमेजिनरी है? देखिए, इसके दो तरीके मापदंड हो सकते हैं। मैं सबसे अच्छा मापदंड मानता हूँ निजी अनुभव। अच्छा। किसी भी व्यक्ति का जो अनुभव है वो उसका सही मापदंड है। लोग खुद तय करें कि इन पिछले 10 सालों में उसका जीवन कितना बेहतर हुआ है, कितना समस्याओं से ग्रस्त हुआ है, उसकी आमदनी कितनी बढ़ी है, उसका खर्चा कितना बढ़ा है, संसाधन कितने उसके बढ़े हैं, अवसर उसके लिए कितने जीवन में बढ़े हैं घटे हैं। उस आधार पर निर्णय लें। हर आदमी का निर्णय अलग होता है। अब उनकी मोदी जी के जो खास मित्र हैं उनके लिए तो संपत्ति 3-3, 4-4 हजार गुना बढ़ चुकी है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तो उनके लिए तो स्वर्ग उतरा हुआ है। अच्छा। तो क्या ये स्वर्ग हर व्यक्ति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए उतरा हुआ है? अच्छा। निजी अनुभव के आधार पे अगर लोग उसे कसौटी पे कसेंगे तो बीजेपी के नेता जो बात करते हैं वो हास्यास्पद ही नजर आएगी। अच्छा। ठीक।
ये सेकंड लास्ट सवाल है कि आज बीजेपी के लोगों का कहना है कि जितनी तरक्की 60 साल में होनी चाहिए उतनी हमने 10 साल में की है। देखिए, मुंह से कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा। चाहे जो कहते हैं तो बहुत कम कहा उन्होंने, और लंबी लंबी बातें फेंक चुकी हैं वो तो। मोदी जी को विष्णु भगवान का अवतार तक बता चुके हैं, और ये तक कह चुके हैं 2014 में हमें आज़ादी मिली है, असली आज़ादी हमें 2014 के बाद मिली है। उनके जो वक्तव्य हैं वो सब हास्यास्पद हैं, हो गई पूरी हो गई। अच्छा। वो सब हास्यास्पद हैं, वो कोई तथ्य से परे हैं। हम मथुरा में बैठे हुए हैं, और क्या आपको लगता है कि 10 सालों में हेमा मालिनी ने मथुरा में विकास कराया है? आपको दिखता है? देखिए, केंद्र सरकार का जो प्रभाव होता है वो एमपी, मुझे नहीं लगता वो उस लेवल का होता है कि आम आदमी के जीवन में, मतलब रोजमर्रा के जीवन में उसको परखा जा सके। ठीक। तो उस दृष्टिकोण से मैं उन्होंने क्या किया है और उसका क्या प्रभाव है उसे परखने में मैं मतलब अक्षम हूँ। आपको नहीं दिखता जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है इन 10 सालों में ऐसा कुछ हो गया हो। अच्छा। जो नहीं हुआ, मतलब जो आप तो रील से वो नहीं करते हो, आशाती चीजें हुई हो। अच्छा। उल्टा इन 7 साल में मथुरा में सच बात है कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ तो मथुरा में जो कुछ भी हुआ है वो इन 7 साल के पहले हुआ है। अच्छा। चाहे आपका नया ब्रिज की बात हो, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। अच्छा। चाहे ये फ्लाईओवर हो, अच्छा। ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन के बने हुए हैं, चाहे गोविंद नगर वाला फ्लाईओवर हो, चाहे ये मयूर विहार वाला फ्लाईओवर हो। अच्छा। ये सड़कें वड़कें भी सब पिछली सरकार में सारी बन चुकी थी। अच्छा। कोई आप खुद बता दे नया क्या आपने देख लिया है इन 7 साल में? चलो ठीक है, लास्ट सवाल हमारा, उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में रिएक्शन लूंगा आपके बाद में, फिर आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे। बजट 2024 में नंबर ऑफ सेक्टर्स को करोड़ों रुपए एलोकेट हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये बजट वास्तविकता में जितना एलोकेट होता है उतना खर्च किया जाता है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, एजुकेशन में पिछली बार जो बजट आया था और उससे कम से कम 3% बजट का कम खर्चा किया गया है, और उसके बावजूद भी उसमें बजट में कटौती की गई है। यूजीसी में देखा जाएगा तो उसमें कटौती की गई है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के तौर पर देखा जाएगा तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी गई है, केवल 1.5% की। आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, मैंने इस तरीके से बजट को स्टडी नहीं किया है। अच्छा। अनऑफिशियली मैंने आपसे कहा भी था। अच्छा। मैं पिछले 8-10 साल से बजट को इस तरीके से स्टडी करता भी नहीं हूँ, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने एक नया परिपाटी दी है कि बोलो कुछ और, करो कुछ और, बताओ कुछ और, दिखाओ कुछ और। तो जो बातें कही जाती हैं वो धरातल पे उतरे इसकी गारंटी नहीं है, और वस्तुतः वो नहीं उतरती हैं। बजटों में जो पैसा एलोकेशन होता है बहुत सारे विभागों में, उसमें से बहुत सारा पैसा वापस जाता है, या ये उनके नियत मतलब ये जानबूझकर किया जाता है कि वो पैसा खर्च करना ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, सिर्फ आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, क्या आपको इस बात पे आपत्ति हो सकती है कि जो देश के जो नंबर ऑफ लैंग्वेज हैं उसमें बजट को प्रस्ताव देना चाहिए, मतलब सुनाना चाहिए संसद में वो इंग्लिश में सुनाया जाता है? क्या भाषा का कुछ हिंदी में होना चाहिए? ये तो जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे सारी भाषाओं में उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि संसद में ही सारी भाषाओं में सुनाया जाए, लेकिन वो सर्वजन के लिए अगर उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये नहीं पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे सारी भाषाओं में बजट है या नहीं है। अच्छा, होना चाहिए। संसद में एक ही समय में सारी भाषाओं में सबको सुनाया जाए, ये मुझे नहीं पता ये कितना संभव होगा। जो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे तो होना चाहिए ना। तो विकास जी, आपके साथ बातचीत करने में हमेशा ही मजा आता है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप कठिन से कठिन सवाल करें, और वैसा आप करते भी हैं। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, माई फर्स्ट ओपिनियन को आप सब्सक्राइब करें और विकास जी के वीडियो देखें। और मैं आपसे भी कहूँगा कि जो पत्रकारिता का कर्तव्य है वो आप निभाएं, और जो सच है, जो तथ्य है, वो लोगों के सामने लाएं, और जिससे वो अपना जो उनका सही निर्णय लेने में लोग सक्षम बन सकें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है।